हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रता के बाद से जो भी हमारे शिक्षा के प्रयास किए गए हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत में, जो भी आयोग और समितियां बनाई गई उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे देश में वैदिक शिक्षा थी, फिर बौद्ध शिक्षा थी, फिर इस्लाम धर्म आया, मुग़ल आए तो फिर मुग़लकालीन शिक्षा प्रणाली थी। फिर उसके बाद आए अंग्रेज़, तो फिर अंग्रेज़ों के हिसाब से शिक्षा थी। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब फिर हमारी सरकार, जो नई सरकार बनी, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और क्या किया जाए। लेकिन हमारे देश में शिक्षा और संस्कृति और अपनी सभ्यता अभी भी जीवित बची हुई थी। तो नई सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे अब अपने हिसाब से फिर से शिक्षा को जीवित किया जाए, कैसे नई प्रणालियाँ बनाई जाएं। तो उन्होंने बहुत सारी आयोग और समितियां गठित की, जिन्होंने अलग अलग स्तर पर शिक्षा के विकास पर विचार किया तथा सुझाव दिए। ठीक है। तो हम इसमें महत्वपूर्ण सारी समितियां और आयोगों को देखेंगे। तो सबसे पहले आज़ाद भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया 1948-49 में। इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए तथा उच्च शिक्षा के पुनः संगठन के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद व अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने 4 नवंबर 1949 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो उन्हीं के नाम पर फिर इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग भी रख दिया गया। ठीक है। 10 सदस्यीय इस आयोग ने 1949 में अपना प्रतिवेदन दिया, जो कि 18 अध्यायों में विभक्त, जिसमें 207 संस्तुतियाँ थीं। राधाकृष्णन की अध्यक्षता के कारण इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के इस प्रथम आयोग में सबसे पहला आयोग है यह स्वतंत्र भारत का। ठीक है। डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, सर जेम्स एफ डफ, डॉक्टर कर्म नारायण बहल मुख्य सदस्य थे। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि इसमें मुख्य सदस्य कौन से थे, या फिर सबसे पहला आयोग कौन सा बना स्वतंत्रता के बाद, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, या राधाकृष्णन आयोग कौन सा है, या विश्वविद्यालय आयोग कौन सा है। तो इस आयोग ने क्या सुझाव दिए कि शिक्षा में जैसे स्नातक होता है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो कला, आर्ट। ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक 2 वर्ष का होगा, इसमें विज्ञान और शोध जो है, शोध यानी रिसर्च 2 से 5 वर्ष की होगी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें वाणिज्य, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, विधि, शिक्षक प्रशिक्षण, यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण को भी जोड़ा गया है। ठीक है। उच्च शिक्षा में धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षाएं होती थी, परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती थी और पास होने के लिए परसेंटेज निर्धारित की गई। प्रथम श्रेणी 70% पर, द्वितीय श्रेणी 55% पर, तृतीय श्रेणी 40% पर होती थी। और धार्मिक शिक्षा में मौन और ध्यान पढ़ाए जाते थे। और स्नातक में पहली वर्ष में धार्मिक नेताओं की जीवनी, द्वितीय वर्ष में धार्मिक ग्रंथ, और तृतीय वर्ष में धर्म व दर्शन। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखना या फिर से पुनर्जीवित करना। ठीक है। ताकि अपने स्वतंत्र भारत में अपने हिसाब से चला जा सके, ना कि जो आक्रमण कर के गए उनके हिसाब से। फिर वो तो विश्वविद्यालय के हिसाब से हो गया, लेकिन
फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया जो कि माध्यमिक शिक्षा के लिए था। माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया 1952-53 में। इसमें प्रश्न में सन भी पूछ लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बनाया गया, ठीक है। और मुदालियर आयोग भी कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग को। ये प्रश्न भी बन जाता है कि मुदालियर आयोग कौन सा आयोग है, ठीक है। सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिए। सन 1951 में उन्होंने अपने सुझाव को दोहराया और कहा कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय है तथा उसके ग्रहणार्थी के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा व्यवसाय खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि ग्रहणार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर लाभ ले सकें। बोर्ड के सुझाव पर 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा की। अब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो हैं, इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग रख दिया गया। इस आयोग में 9 सदस्य और 1 उप सचिव थे। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को 15 अध्यायों में 240 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये था माध्यमिक शिक्षा में। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो है माध्यमिक शिक्षा जो है सिर्फ एक तरह से ही चलती है, उसके चलने से या तो जो है शिक्षार्थी स्टूडेंट है आगे पढ़ सकता है या फिर कोई एक आधा ही काम कर सकता है, व्यवसाय खोज सकता है उसके आधार पे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं थे। तो इन्होंने इसमें तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा को ऐड करने की सोची कि पहले से ही पढ़े और पहले से ही चुन ले, ठीक है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य था, इसमें सुझाव थे कि प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो जिससे वो तकनीकी शिक्षा पढ़ सकें। सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, जिन राज्यों में न हो। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उम्र 11 वर्ष से 17 वर्ष होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इन्होंने उम्र भी निर्धारित कर दी, 11 से 17, यानी कक्षा 6 से 12 तक की जो क्लास होती हैं वह माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 6 से 8 तक पूर्व माध्यमिक, 9 और 10 माध्यमिक और 11 और 12 जो होती हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय स्कूल और मल्टीपर्पज़ स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। जैसे जो साइड बांटी जाती हैं, साइंस साइड और आर्ट साइड, कॉमर्स, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और संघीय भाषा हो। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा वर्तमान जीवन से संबंध हो। ये सुधार किए गए माध्यमिक शिक्षा आयोग में, ठीक है। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, यानी अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाए पढ़ाने के वो शिक्षा के हिसाब से कि जो डिमांड है उसी के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए टीचरों को। पाठ्यपुस्तकों के स्तर को ऊंचा करने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए, ठीक है। पाठ्यक्रम भी निर्धारित हो और बालकों की वो छात्रों की रुचियों के अनुसार हो, आवश्यकताओं के अनुसार हो, वर्तमान जीवन से संबंधित हो, पढ़ाई मातृभाषा में हो, क्षेत्रीय भाषा में हो और संघीय भाषा में हो। और एज भी फिक्स कर दी थी कि 11 से 17 वर्ष तक का ही बालक माध्यमिक शिक्षा पढ़ चुका हो, ठीक है। फिर शिक्षा आयोग 1964 से 66, शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहा जाता है। ये सीधे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोठारी आयोग की कब स्थापना हुई या शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोठारी आयोग से। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष
प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, तो इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया कोठारी आयोग। ठीक है, एक शिक्षा आयोग का गठन किया। वर्ष 1964 में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के उपशीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। कुल 17 सदस्यों वाले इस आयोग में 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ भी थे। दूसरे देशों के शिक्षा विशेषज्ञ भी थे इसमें। इनके सचिव जेपी नायक थे। कौन थे इनके सचिव? जेपी नायक। आयोग में अन्य सदस्यों में श्री पीएन कृपाल, श्री एचएल एल्विन, प्रोफेसर सतदोषी इहारा, श्री आरए गोपाल स्वामी, डॉक्टर वीएस झा, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर त्रिगुण सेन, प्रोफेसर एसए सुमोवस्की, श्री एम थॉमस, श्री जेएफ मैकडूगल। देखो मैकडूगल भी थे इस समिति में, जो कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान के ऊपर काफ़ी संवेग वगैरह के बारे में काफ़ी रिसर्च की है। तो इतने बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और तब इस शिक्षा आयोग को बनाया गया। और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, इसका मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। ठीक है, इस आयोग ने 673 पृष्ठों की एक वृहद बहुत बड़े प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें 673 पेज थे। ठीक है, जिसके बारे में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला ने कहा कि यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाधिकार पत्र है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है सीधे सीधे के अध्यापकों के लिए महाधिकार पत्र किसे बोला जाता है? तो इसके प्रतिवेदन कोठारी आयोग के प्रतिवेदन को, इसमें राष्ट्र तथा समाज सेवा, अध्यापकों के वेतन, त्रिभाषा सूत्र आदि पर विचार किया गया है। आयोग ने संपूर्ण भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया व उसके पुनर्गठन संबंधी कुछ सुझाव दिए, जो निम्नवत हैं। विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का अभिन्न अंग बनाना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शोध में सुधार, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श। यानी ये सारी चीज़ें सुझाव दिए गई इसमें कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का अभिन्न अंग बनाओ, मतलब विज्ञान और संस्कृति एक साथ पढ़ाई जानी चाहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शोध में सुधार किया, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किया, जो भी जितनी भी भारतीय भाषाएं थी सबका विकास हो। ठीक है, सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श, समाज में न्याय के उच्च आदर्श, समाज सेवा को प्रोत्साहन। ठीक है, ये थे कोठारी आयोग के प्रतिवेदन। और शिक्षा की संरचना के बारे में इसमें बताया कि प्राथमिक शिक्षा में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। ठीक है, और उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स और अनुसंधान। ठीक है, फिर निम्न माध्यमिक स्तर पर अगले 20 वर्षों में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 1:3 तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1:2 अनुपात का दृढ़ निश्चय किया जाएगा। यानी लड़कियों के लिए भी शिक्षा में अनुपात को भी निश्चित किया गया कि लड़कियां भी पढ़ें। ठीक है, कम से कम जैसे 3 लड़कियां तो 1 लड़की भी हो शिक्षित। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विकास हेतु डीन स्टूडेंट वेलफेयर की नियुक्ति हो, जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सके तथा शैक्षिक परिषदों में छात्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना की जाए। ये सारे कोठारी आयोग में थे। ठीक है,
फिर प्रमुख समितियाँ क्या क्या बनाई गई, बहुत सारी समितियाँ बनाई गई। इसके बाद में ये मेन थे जो सबसे पहले एक बनाया गया विश्वविद्यालय, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी समितियाँ बनाई गई, तो जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952-53 में गठन हुआ। 1952 में गठनकर्ता थे शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इन्हीं के नाम पे रख दिया, ज़्यादातर जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम पे उसे रख दिया जाता था। और इस समिति का दूसरा नाम था माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति। और माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति नाम था तो इसका उद्देश्य भी था कि माध्यमिक शिक्षा का विकास। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि आचार्य नरेंद्र देव समिति का उद्देश्य क्या था, कि माध्यमिक शिक्षा का विकास। इसने सुझाव दिया कि संस्कृत को हिंदी भाषा के साथ अनिवार्य कर दिया जाए, जो होती है ना इंटरमीडिएट तक हिंदी और हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत, तो ये आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा जोड़ा गया। फिर तकनीकी शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए, मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थापना की जाए, छात्रों का संचयी अभिलेख बनाना। तो मेन उद्देश्य ये रहा है इसका, संस्कृत को हिंदी भाषा के साथ अनिवार्य कर दिया जाए, तो ये हो गया था। ठीक है, अगली समिति है दुर्गाबाई देशमुख समिति। 1957 से 1959 गठन हुआ इसका। 1958 में अनुमोदन हुआ था। 1957 में गठनकर्ता थे भारत सरकार योजना आयोग के सुझाव पर। ठीक है, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया है ना। फिर उसके बाद में अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की अध्यक्ष थी ये, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया इस समिति का नाम। कुल सदस्य थे 9। उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा में सुधार एवं विकास। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी बालिकाओं की शिक्षा में सुधार से संबंधित। तो इसने क्या सुझाव दिए कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो, राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन हो, सह शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना हो। सह शिक्षा मतलब कोएड, जिसमें लड़का और लड़की साथ पढ़ सकें। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय की भी स्थापना हो, एक अलग से कन्या विद्यालय भी हों। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यानी लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाए। तो लड़कियों की शिक्षा तो फ्री ही होती है सरकारी स्कूलों में, ये भी अभी लागू है। ठीक है, श्री प्रकाश समिति 1959 गठन हुआ। 1959 में गठनकर्ता थी भारत सरकार, अध्यक्ष थे श्री प्रकाश जी। तो ज़्यादातर सारी समितियों के नाम उनके अध्यक्ष के ही नाम पर रखे हुए हैं। तो इनका उद्देश्य था धार्मिक और नैतिक शिक्षा का निवारण। ठीक है, तो इन्होंने नैतिक शिक्षा को ऐड करवाया। तो नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान। आपने देखा होगा कि कक्षा 8वीं तक नैतिक शिक्षा की भी एक बुक होती है, तो ये श्री प्रकाश समिति के द्वारा जुड़वाई गई है। इसमें महान विभूतियों के जीवन वृत्त एवं उपदेशों का सम्मेलन, उसमें देखा ही होगा हमारे महान विभूति करके विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये वो नैतिक शिक्षा वाली किताब में होते हैं। नीति शास्त्र एवं दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन, सामाजिक मूल्यों तथा देशभक्ति के अध्यायों का सम्मेलन, समय समय पर अनुभवी आध्यात्मिक महापुरुषों को व्याख्यान हेतु बुलाना। तो ये सब होता है स्कूलों में। तो ये जोड़ा गया है श्री प्रकाश समिति 1959 में, उससे पहले नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति 1961 से 64। ठीक है, गठन हुआ 1 नवंबर 1961। गठनकर्ता था राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, श्रीमती द्राक्षा शरण अध्यक्ष थी इसकी। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती हंसा मेहता। तो हंसा मेहता समिति ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा ही इसके सदस्य थे। 11 उद्देश्य था महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श, लड़कियों की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम विस्तार, यानी लड़कियों के लिए विशेष तौर पर
प्रावधान क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने सुझाव दिए कि प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा अनिवार्य, उच्चतर स्तर पर सहशिक्षा ऐच्छिक, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की आवश्यकता अनुसार शिक्षा जैसे गृह विज्ञान, ललित कला, संगीत, उच्च स्तर पर महिलाओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा, लड़के लड़कियों में परस्पर उचित दृष्टिकोण के विकास। तो इन्होंने यह सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो कोएड ही होनी चाहिए। उसके बाद में अगर ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो बच्चों के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वो साथ में पढ़ना चाहते हैं या अलग। ऐसा नहीं है कि उन्हें एडमिशन ही ना दिया जाए, ठीक है। और माध्यमिक स्तर पर उन्हें अपने हिसाब से विषय चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जैसे गृह विज्ञान, ललित कला, संगीत। उच्च स्तर पर महिलाओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा जिससे वो अपना खुद स्टार्टअप कर सकें, ठीक है। ये था हंसा मेहता समिति का, जो कि अभी है लागू, इसमें वर्तमान में लागू हैं ये सारी चीज़ें जो भी समितियां हैं, ठीक है। बस उनमें थोड़ा अपडेट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल। फिर 10+2+3 राष्ट्रीय समिति 1973, इसका गठन हुआ था 1973 में। गठनकर्ता भारत सरकार, अध्यक्ष थे श्री PD शुक्ला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। तो उद्देश्य था कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा स्वीकार 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे को लागू करने हेतु व्यवहारिक उपाय, यानी 10+2 यानी 12 में +3 मतलब स्नातक, इस ढांचे को लागू करने के लिए यह समिति बनाई गई 1973 में, ठीक है। इसके सुझाव थे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित पाठ्यक्रम को स्वीकृत करना, माध्यमिक स्तर 9 और 10 के सामान्य पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट 11 और 12 की विशिष्ट पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में पारंगत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम ऐड करवाना और शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक। तो आपने देखा होगा 9th और 10th जो होते हैं ना, वो एक ही तरह का पाठ्यक्रम होता है, जैसे मतलब पार्ट 1 9th में पढ़ा दिया, पार्ट 2 10th में, ऐसे ही 11-12 का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये विशिष्ट पाठ्यक्रम और ये सामान्य पाठ्यक्रम जो हैं, इनके लिए क्लास ऐड करी गई, जैसे 10+2, ठीक है। फिर उसके बाद में आदशैशीय समिति 1977 से 78 गठन हुआ था इसका 1977 में। गठनकर्ता थी भारत सरकार, अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. आदशैशीय। तो इन्हीं के नाम पर रख दिया है इस समिति का नाम। अन्य नाम है इसका +2, क्या है +2 राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति। सदस्य थे 27, अध्यक्ष प्लस संयोजक प्लस 25 सदस्य। उद्देश्य था +2 के स्तर के पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित जांच। वहाँ तो कर दिया व्यवसायीकरण, शिक्षा बता दी कि 10+2+3 करके, लेकिन इसके पुनरीक्षण के लिए फिर ये समिति बनाई गई कि ये चल रहा है कि नहीं। +2 स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली तथा क्रेडिट प्रणाली को अपनाना और व्यावसायिक शिक्षा धारा में तकनीकी विषयों, प्रयोगात्मक कौशल एवं रोजगार से संबंधित विषयों को सम्मिलित करना। सब ने अपने अपने कुछ न कुछ ऐड करवाया है। फिर आती है प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93, गठन हुआ था 1992 में। और अब तो फिर बाद में सब भारत सरकार द्वारा ही किए गए हैं। ये करवाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और सदस्य थे 8। इसका उद्देश्य था पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्कूली छात्रों, विशेष रूप से छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना। यानी इसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। जो प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि शिक्षा बिना बोझ के यह कौन सी समिति में और कब लागू किया गया, ठीक है।
इसने सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, स्कूल बस्ते का बोझ कम किया जाए, प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य न दिया जाए, पाठ्य पुस्तकों में जनसाधारण की भाषा हो, विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाए, ना कि थ्योरी को। ठीक है, प्रैक्टिकल से सिखाओ, थ्योरी मत करवाओ। और जो किताबें उन्हें स्कूल में ही संभाल के रखो, बच्चे आए पढ़ने के लिए उन्हें उसी में से पढ़ाओ और उन्हें घर भेज दो प्राथमिक स्तर पर, और होमवर्क ना दो। और जो भी चीज़ें सिखानी हैं वैज्ञानिक तरीके से तो उसे प्रैक्टिकल के तौर पर सिखाओ, ना कि उसे थ्योरी के तौर पर। ठीक है, ये बहुत फेमस है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, अब ये 1992 तक जितनी समितियाँ बनी वहाँ तक हमने ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे शिक्षा बिना बोझ के में जो है इसका था कि प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, और तृतीय अध्याय बाह्य चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन, चतुर्थ विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पंचम अध्याय व्यवस्थागत सुधार। यानी ये जो है शिक्षा बिना बोझ के, इसमें 5 टॉपिक दिए गए कि इस तरह से लागू करो कि बालक सीख भी जाए और उसके ऊपर लोड भी ना आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1992 तक की बनाई गई सारी समितियाँ बताई हैं। अब अगली वीडियो में मैं शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल हैं ना हमारे संविधान में, जो जो सुधार किए गए या जितने भी आर्टिकल ऐड किए गए स्वतंत्रता के बाद के, हाँ ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होने चाहिए, उनके बारे में अगली वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।